अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मेमो गेट स्कैंडल कुछ नई शक्लें इख्तियार करता जा रहा है। बहुत सारी जो जवाबात हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं, सवाए एक के सदर अलील भी हैं और सदर जवाब भी नहीं देना चाहते। ये दोनों सूरतें सब डिस्कस हो रही हैं और इसके साथ साथ बाबर अवान ने ताज़ा तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। और कल जैसे आपसे बात हुई थी कि 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के हवाले से मशरकी पाकिस्तान की सेसेशन यानी अलहदगी पर भी हम बात करेंगे और उस हवाले से शामी साहब वो सबक भी बताएंगे जो हम भूल चुके हैं या शायद हमने सीखे ही नहीं हैं। लेकिन प्रोग्राम में बात आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ें वाजे कर दूं। हमारे बहुत से लोग, हम पेशा हमारे दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि 9 तारीख को यानी 9 दिसंबर को उन्होंने सदर जरदारी को फालिज होने की या पैरालिसिस की या स्ट्रोक की खबर जो थी वो अपने अपने इदारों में ब्रेक कर दी थी। बहुत खूब, बहुत अच्छा किया, उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। लेकिन मैं आपको 8 तारीख की कुछ गुफ्तगू सुनाना चाहता हूं नुक्ता नज़र में जो शामी साहब ने की थी, जरा सुन लीजिए। तो यक्कुन के साथ अब मैं आपको यह जवाब दे रहा हूं कि सदर साहब को एक मामूली हमला हुआ है फालिज का। आई सी, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। इसे स्ट्रोक कहते हैं। और वो देखिए, वो खून पतला करने की दवा ले रहे थे क्योंकि उनको पहले भी स्टंट पड़ चुके हैं उनके। अब जरदारी साहब जो हैं ये 56 ईयर्स के हैं, लेकिन इनकी सेहत जो है वो कमजोर हुई हुई है इनकी उम्र से ज्यादा। बट स्ट्रेस जो है उनके ऊपर, लेकिन स्ट्रेस भी तो बहुत है ना जी। तो अब उन पर एक हमला हुआ है हल्का सा फॉलेज का। इस पे उनकी जो कुव्वते गवाही है अब उस पे किस हद तक मुतअस्सर हुई है यानी ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हल्का सा तासुर है। ये मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी है। जी जी बिल्कुल। देखिए अब आप, क्योंकि मेरी डॉक्टर से बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। अच्छा, हाँ जी, तो अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि उनकी बीमारी ये है। ये आपने देख लिया कि 8 तारीख की गुफ्तगू थी जो आपकी खिदमत में पेश की गई, सिर्फ रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए कि हम ये सारी बातें एक दिन पहले ही कर चुके थे और पूरे तयक्कुन के साथ कर दी थी। खैर उसके बाद से ब्रेकिंग्स भी बन गई। शामी साहब, जो इस वक्त हमारे बहुत से दोस्तों का ख्याल था कि उन्होंने ब्रेक की, तो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड स्ट्रेट किया है। हमारा कोई क्रेडिट मतलूब नहीं है। क्रेडिट वो ले लें, वो 9 तारीख का किसको सीधा करेंगे। शामी साहब, मगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो 5 घंटे की मुलाकात है वो भी इसी में जेर बहस आ गई थी जी। इसी में गुफ्तगू हो गई थी और फिर 3 घंटे का टेलीफोन भी है कियानी साहब के लिए। जी बिल्कुल, हमने दोनों चीजें उसी दिन बता दी जी। अच्छा शामी साहब, आज ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि मेमो गेट पे आज तो आपने देख लिया होगा सुर्खियां तो बहुत चीखती चंगाड़ती हैं और उसके बाद उन चीखती चंगाड़ती सुर्खियों के बाद बाबर अवान साहब भी आ गए और वो भी कुछ इसी अंदाज में आए अभी जी। अभी जो थोड़ी देर पहले चंगाड़े जी चीखे चंगाड़े वो बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के गले में रस्सी डाली जा रही है, उसे तंग भी किया जा रहा है और ये रस्सी नवाज शरीफ डाल रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्हें इस बात पे भी बड़े खफा थे, उन्हें गुस्सा था कि ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब जो है वो अदालत में चले गए एक और पिटीशन के साथ। हाँ देखिए, मामला तो ज़रा बड़ा रंग बदल रहा है और जो कियानी साहब ने और हमारे वो पाशा साहब ने जो बयान दिए हैं उसको भी हमारे कई दोस्तों ने लिखा है कि वो आमने सामने आ गए, फौज और वफाक और बस अब बिल्ली किसी ने कहा थैले से बाहर आ गई, किसी ने कुछ कहा है। असल में जो कियानी साहब हैं उनका बयान तो खासा मोहतात है। उन्होंने कहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट करे, ये नहीं कहा कौमी सलामती कौंसिल करे या वो कौमी सलामती कमेटी करे। ये कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए। तो हुकूमत का मौक़िफ़ तो यह है कि 184 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है और कौमी सलामती कमेटी ये काम कर रही है, उसे करने दिया जाए। और यही हुसैन हक्कानी साहब का मौक़िफ़ है। और पाशा साहब ने अलबत्ता अपनी तफसील बयान किया है और उन्होंने कहा है कि जो मैं मुतमईन हूँ इस बात से कि शवाहिद खासे हैं इस बात के कि हुसैन हक्कानी साहब की कुछ खास बात थी। शामी साहब, फेस ऑफ इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किए, आमना सामना, टकराओ। और उसके बाद जावेद हाशमी साहब फरमाते हैं कि जनाब मेमो का जो मामला है वो कुछ छोटा नहीं है। अब ये अखबारात की सुर्खियां, मेमो का मामला और फिर जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं छोटा नहीं है, 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। इस बहुत कुछ का मतलब है सिस्टम का भी पैकअप हो सकता है। इस बहुत कुछ का मतलब है कि सदर आसिफ अली जरदारी भी दुबई रह सकते हैं। देखिए, सिस्टम का पैकअप तो नहीं होगा, लेकिन आप कहाँ हो रहा है ये सारा मुकाबला? ये सुप्रीम कोर्ट में ही हो रहा है ना। देखिए, इस वक्त आप अगर फौज को आपने एक फरीक बना लिया है या उसने एक बहसियत अदारे के अपनी गुफ्तगू की है तो चलिए अच्छी बात है, आइंदा भी ये काम आएगी। जो आइंदा जो वजीर आजम बनेंगे वो बनेंगे। अब ये होगा कि फौज की एक अपनी अलग एंटिटी है। देखिए, पेंटागन की भी वहां एक अलग एंटिटी है।
स्टेट डिपार्टमेंट की अलग एंटिटी है। तो हमें इससे घबराना नहीं, हम चाहे तो घबरा जाए चाहे ना घबराए। अगर फौज अपना नुक्ता नजर जाहिर कर रही है तो एक अच्छी बात है, इसमें क्या बात है खराबी की। लेकिन शाम साहब पोजीशन डिफरेंट है ना। आप देखिए एक ही चैनल से जा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल कहता है कि जाती हैसियत में इन दोनों ने अपने अपने बयान जमा कराए हैं। हाँ, मतलब यह है कि उनका कहना यह कि तहकीक तो होनी चाहिए और हुकूमत भी यह कहती है तहकीक होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना करे, यह वो पार्लियामानी कमेटी करे। सुप्रीम कोर्ट अब फैसला करेगी कि उसको करना है, वो तो फैसला कर चुकी बल्कि उसे करनी, अब मुकर्रर करना है उसको एक इन्वेस्टिगेट करने वाला। तो एक तो तरीका यह है अपना हबीब साहब के ये जो दोनों सियासी जमातें पड़ी, ये मामलात को ज्यादा न उलझाए, ये आपस में एक इत्तफाक कर लें कि तरीक़ेकार तफ्तीश पे क्या करना है। यूसुफ रजा गिलानी साहब और नवाज शरीफ साहब ये किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट में वो नाम दे दे कि जनाब ये साहब हैं, इनको आप प्रोसिक्यूटर या इन्वेस्टिगेटर या जो कुछ भी है वो मुकर्रर कर दीजिए। इन दोनों की बात फौज मान जाएगी? नहीं, फौज तो इसमें पार्टी ही नहीं है ना। फौज ने तो यह कहा कि तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए। तो हमें बात देखिए, बात यह है जितनी हम फैला लें उतनी फैला लें, जितनी समेट लें उतनी समेट लें। फैले तो दिले आशिक और इतनी सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो जमाना है। तो इसलिए बेहतर यह है कि हम इसको समेटें और फौज भी तहकीकात कह रही है और ये दोनों मुत्तफिक हो जाए। नवाज शरीफ साहब गए हैं ना अदालत में और कहा है कि पार्लियामेंट में मुझे कोई एतबार नहीं रहा, और वहां उनकी पार्टी बैठी हुई भी है, एतबार फिर भी नहीं है। डार साहब भी वहां मौजूद है सेनेट में, हमारे आसिफ साहब भी मौजूद हैं और उनको एतबार भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ के बारे में तो बाबर अवान कहते हैं वो एजेंट है, वो जो मर्जी कहें, वो हम तो इस चक्कर में नहीं पड़ सकते, हमारे लिए तो काबिल एहतराम है, लेकिन तनख्वाह और बरात वो ले रहे हैं पार्लियामेंट की और उन पर एतमाद नहीं है। तो माना मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि मामले को खत्म करने के लिए नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब इकट्ठे बैठ जाएं, एक दूसरे से बात कर लें, किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाएं, इस पर झगड़ा बढ़ाने की बजाय इसे तहकीकात करा लें। देखिए तहकीकात से तो किसी को इनकार नहीं। शामी साहब 2 मई से जब मामला शुरू होते हैं, उससे भी पहले अगर हम 2010 के सैलाब की बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ ने कहा वो मिलकर बैठते हैं, काम करते हैं, सैलाब के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं। 2 मई को एबटाबाद का वाकया होता है, इन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस पे मुश्तमिल एक कमीशन बना दें, गवर्नमेंट ने कहा नहीं। कमीशन तो बन गया ना, लेकिन वो किसी और शक्ल में नहीं। जस्टिस जावेद इकबाल उसकी क़यादत कर रहे हैं, कमीशन तो काम कर रहा है ना। देखिए जमहूरियत में चट मंगनी पट बयानी होती है, मेरा अर्ज है थोड़ा सब्र करना पड़ता है। जो इसके दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों के दरमियान, नहीं ट्रस्ट डेफिसिट ना हो तो फिर एक ही पार्टी में शामिल हो जाए। वो अपोजिशन में है, वो गवर्नमेंट में है, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो होना चाहिए, रहना चाहिए, अच्छी बात है। अगर ये दोनों बिल्कुल इकट्ठे हो जाए तो हमारी आपकी शामत आ जाएगी। तो दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो हम भी कुछ बोल रहेंगे, अब हमारी भी स्पेस रहेगी, तो कोई बुरी बात नहीं है। बात यह है कि उसकी हदूद का तयन कर ले। देखिए ना, क्रिकेट जो होती है वो क्रिकेट के ग्राउंड में खेली जाती है, तो क्रिकेट के ग्राउंड से बाहर नहीं खेली जाती। इसी तरीके से हॉकी जो है वो ग्राउंड में खेली जाती है। अच्छा शाम साहब, कल आपने इसी प्रोग्राम में एक आर्टिकल पढ़ा था, जो आइन का आर्टिकल था, आर्टिकल 47 जी 47, जिसके मुताबिक सदर की एक खास उसकी इंपीचमेंट का तरीकाकार जिसमें अपनाया गया, तो सेहत के हवाले से भी इत्तफाक से आज ही सदर आसिफ अली जरदारी साहब फरमाते हैं कि उनके ऊपर तो उसका इतलाक होता ही नहीं, क्योंकि वो तंदुरुस्त है। क्योंकि वो तंदुरुस्त है। अच्छा, अब क्या सदर साहब को नंबर 1 उनकी इस गुफ्तगू से तो लग रहा है कि खौफ की फिजा वहां पे भी तारी है। उनको किसी ने गलत मतलब तो नहीं बता दिया उसका लेकिन एक और ये भी बात है कि क्या अब सदर जरदारी वो मॉरल अथॉरिटी इंजॉय करते हैं कि हम उनकी बात पे यकीन कर लें कि वो तंदुरुस्त हैं? देखिए बात यह है, वो तंदुरुस्त हों, अल्लाह करे बिल्कुल तंदुरुस्त हों, और बीमार हों तो अल्लाह ताला उनको शफा दे। हमें इस पे जिद नहीं है। ये 47 जो है आर्टिकल, इसकी उन्होंने शायद दोबारा उसको थोड़ा मुताला कर ले। हम तो यही कह रहे हैं कि सदर से निपटने का तरीका ही एक है, वो बीमार हो या तंदुरुस्त हो, पार्लियामेंट उसका फोरम है। अब लोग नाराज भी होते हैं। अभी ये एक सनाउल्लाह भुट्टा साहब ने पिंडी से मुझे एक फैक्स कर दिया कि जनाब आप ये क्या कर रहे हैं, कुछ दूसरे टेलीफोन करते हैं, आप तो जरदारी साहब और हकानी साहब की हिमायत कर। मैंने कहा भाई मैं हिमायत नहीं कर रहा। सवालात के समय फेसबुक अल्लाह ताला जो है मेरी गलतियां माफ करे, मैं ये इनकी हिमायत नहीं कर रहा ना। और कई साहब भाई हकानी साहब तो जो है वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। भाई जमजम बने, मुझे इस पे क्या एतराज है? मैं किसी फर्द की बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं कि हमें किसी सिस्टम में चलते हुए काम करना है। और अब देखिए, अब ये मामला है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बाबर अवान साहब भी बार बार कहा उन्होंने कि मैं मुकदमे पे तबसरा नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील हूं। तो हम भी बड़े जिम्मेदार अखबार नवीस हैं,
हम भी मुकदमे में तबसरा नहीं कर रहे जो वहां है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, वो सारे फरीकों को मानना पड़ेगा, किसी को पसंद हो या ना पसंद हो। पहले भी बाबर अवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहरान शदीद हो गया। आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहरान मजीद डीपन होता हुआ नजर आ रहा है। ये बाबर अवान साहब का कोई कंट्रोल? देखिए, वो भुट्टो साहब कहा करते थे कि मैं मैन ऑफ क्राइसिस हूं, तो उनके मुखालिफ कहते थे कि जनाब ये पहले क्राइसिस पैदा करते हैं फिर उसको खत्म करते हैं, इस तरह मैन ऑफ क्राइसिस बन जाते हैं। तो बाबर अवान साहब भी भुट्टो साहब के माशाल्लाह बड़े फिदाई हैं, और क्योंकि ताज़ा ताज़ा यानी कुछ देर बाद बने उनकी जिंदगी के, इसलिए जरा पुरजोश है। अब वो भुट्टो साहब का केस भी उन्होंने इसमें डाल दिया। नो मुस्लिमों का ऐसा जोशो खरोश है वो, हाँ, तो ये तो है ना, पर जब ऐसा जोशो खरोश तो होता है, अल्लाह ताला उनको जोशो खरोश सलामत रखे। उनको चाहिए अपने आप को संभालें और हालात को भी संभालें। कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है, इस कदर आदमी परेशान क्यों हो जाए। शायद साहब ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं 04236368 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आपके बहुत से सवालात मौजूद हैं और हम तक बहुत से शिकवे भी पहुंचे, आज वो भी डेफिनेटली डिस्कस होंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही थी आजकल के सूरत हाल पर कि मेमो गेट क्या सूरत इख्तियार करता जा रहा है। शामी साहब, आज मैं अल्लाह आपको बता दूं कि आज आप तनहा हो गए हैं मेमो गेट के हवाले से, मेमो के हवाले से अपने मौक़िफ़ पे, क्योंकि आप वर्चुअली तनहा तो पहले भी थे, आज मैंने भी ऐलान बरात कर दिया। पहले आप मेरे साथ थे जी, पहले मैं तो आपको पहले भी अपना मुखालिफ समझ रहा था। अच्छा, मगर ये नहीं तनहा क्यों हो गए भाई, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। शामी साहब, आप हमेशा से कहते रहे कि मेमो गेट एक ऐसी चीज है, ये राई का पहाड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली सिचुएशन गैर मुसद्दका जी और गैर सिका एक दस्तावेज है। जी, आपने यही कहा, और मंसूर एजाज के बारे में राय मेरी अब भी है कि गैर सिका था, ठीक है। लेकिन शामी साहब, इस गैर सिका दस्तावेज के बारे में हमारा आर्मी चीफ कहता है ये हकीकत है, और हकीकत से मुराद ये कि मौजूद है, ये जी, यानी मौजूद होना हकीकत है, और ये नहीं है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ वो हकीकत है। और ये कम से कम दो सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा बन चुका है। हमारा DGISI अपने बयान में कहता है कि जी ये ठीक है, और नजर बदार, जी नजर बदार, प्राइमा फिशाई। आप जरा देखिए, इतने जज्बाती ना हो। वैसे मैं आपको कर्ज करूं, वो मौलाना जफर अली खान का एक शेर है कि जिम्मेदार एक आप इतने, मगर औजे सहाफत पर ये एक तुक्कल लड़ेगा आपकी सारी पतंगों से। तो तन्हाई वगैरह का तो मसला मेरा है नहीं। अब मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अब तो मामलात इस रुख पे आ गए हैं कि इसकी तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए। अब सवाल यह था तहकीकात सुप्रीम कोर्ट में हो या पार्लियामेंट में हो, तो अब अपोजिशन पहुंच गई कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हो, गवर्नमेंट कह रही है अपोजिशन, गवर्नमेंट कह रही है कि वहां पार्लियामेंट में हो। तो देखिए, अब तरीका यह है कि ये दोनों मुत्तफिक हो जाए। मैंने पहले भी अर्ज किया, पाकिस्तान में जब भी कोई फौजी या अदालती कार्रवाई हुई है सियासी मामलात में, वो अपोजिशन की वजह से हुई है। जब तक कोई सियासी गिरोह जो है वो अदालत के साथ या फौज के साथ खड़ा नहीं हुआ, या सदर के साथ जब उसके पास इख्तियार था असेंबली तोड़ने का, कार्रवाई नहीं हो सकी। हत्ता के जो मशरकी पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई है वो भी नहीं हुई जब तक भुट्टो साहब ने उसका साथ नहीं दिया। आप गोया बाबर अवान के इस बयान की तायद कर रहे हैं कि यौम सुकूत ढाका पर कौम को तकसीम करने की जो कोशिश की है नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने, तो आप इस बयान की तायद कर रहे हैं? देखिए, वो तो भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने कहा खुदा का शुक्र है मुल्क बच गया कराची पहुंचकर फौजी कार्रवाई पर। अगर वो फौजी कार्रवाई की हमायत ना करते वो नहीं हो सकती थी, और ये तारीख का रिकॉर्ड है। तो बाबर अवान साहब बड़े मोहतरम हैं, उनको इस पर भी माजरत करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी को बाकायदा कौम से माफी मांगनी चाहिए उस फौजी कार्रवाई पर। और देखिए, आज देखिए, अगर सियासतदान इकट्ठे होते, और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब और गिलानी साहब वो कहते हैं 15 महीने पूरे करें, भाई आपने 3 साल 3.5 साल में क्या तीर मार लिया जो 15 महीने में मारना चाहते हैं? कितने अरब आपने जाया कर दिए, मजीद जाया कर लीजिए शौक से, क्योंकि मैं तो दस्तूर के अंदर रहता हूं, जो भी तबाह होती है हो जाए। और भाई आपने ये क्या कर लेंगे, तीर मार लेंगे? अगर आप मिलके बैठ जाएं, आपस में तय कर लें, इलेक्शन कराना है तब करा लें, ये तहकीकात करानी है तब मिलके करा लें, तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को तकलीफ देने की जरूरत नहीं होगी, वहां जाके बयान दे कि फलां साहब से तहकीकात करा लें।
और यही बात है, मशरकी पाकिस्तान का सबक भी ये है। और अभी वो एक ब्रिगेडियर साहब जो जी, ब्रिगेडियर इनामुल हक साहब जी, जो कि याहिया खान साहब जब यहाँ थे अंडर कस्टडी या वो तहवील में रखे गए थे, हिफाजती तहवील में, तो उनके ये निगरान थे, उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। जिस तरह आजकल हुसैन हक्कानी को रखा गया। हुसैन हक्कानी को तो वो तो किसी ने कहा कि वो सुनहरी पिंजरे में है। अभी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तो वादा माफ गवाह बन जाएंगे। और मैंने कहा भाई, वो आपको तो याद है ना कि स्टालिन की घड़ी चोरी हो गई थी, तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस में भी घड़ी चोरी हो गई। आधे घंटे बाद मालूम हुआ वो तो पलंग के नीचे पड़ी हुई थी। टेलीफोन करवाया कि भाई मिल गई। उन्होंने कहा 10 आदमी तो जनाब इकरार कर चुके हैं। तो अगर उनको किसी बेचारे एजेंसी के सपुर्द कर दें, किसी थाने में ले जाएं, तो वो तो वादा माफ गवाह कायदे आजम के खिलाफ बन जाएंगे। और किसी जरदारी साहब की तो बात ही छोड़े। ब्रिगेडियर इनामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब जी, शामी भाई, मैं जनरल साहब के साथ था। हाँ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी उनसे पूछा कि भाई आपने ये मशरकी पाकिस्तान में क्या किया, फौजी कार्रवाई क्यों की, इसका सियासी हल क्यों नहीं ढूंढा? मेरी उनसे डिटेल में बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं सब सियासतदानों को साथ ढाके ले गया था और मैंने हर एक से कहा कि आप शेख मुजीब से कोई फैसला कर लें, मैं ढाके में अनाउंसमेंट करके जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि शेख मुजीब साहब से कोई समझौता नहीं हो सकता, मिलिट्री एक्शन करें आप। तो मैंने उनसे भुट्टो साहब का पूछा तो उन्होंने कहा कि आई हैव ऑलवेज एक्टेड ऑन हिज एडवाइस। जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपकी बात की वो तायद कर रहे हैं। जी, तो अगर आज ये इकट्ठे हो जाएं, तारीख का सबक ये हुई तो सीखे ना भाई। ये बाबर रवान साहब, गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब सारे सीख ले, कोई हर्ज नहीं है। और इनकी जो हुकूमतें टूटती रही ना माजी में, सदर के साथ मिलकर अपोजिशन, जब नवाज शरीफ साहब सदर के साथ मिले गुलाम इसाक के, और फिर फारूक लगारी के, और इनकी हुकूमत टूटी बेनजीर की, और बेनजीर मिली गुलाम इसाक के साथ तो हुकूमत टूटी नवाज शरीफ की। तो एक अब ये अभी सबक सीख ले और तहकीकात कराएं। तहकीकात तो होनी चाहिए। देखिए, अब इस हाई पिच पे मामला चला गया है, ये जरूर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अच्छा शम्स साहब, ये जो अभी बात हो रही थी, अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी की और आप भी बता रहे हैं, ये जो इत्तेहाद का सबक है जो अभी तक जो कह रहे हैं आपने नहीं सीखा, इसके अलावा भुट्टो साहब के ऊपर हमने बहुत सारी, जैसे ये भी बात करें, एक जिम्मेदारी का तयन आज नहीं किया जा सकता? कम अज कम के सुकूत ढाका के वो जिम्मेदार थे। नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि उन्होंने सपोर्ट किया उसको, मिलिट्री एक्शन को। बहुत सी और जमातें भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, उसका साथ दिया फौज का। लेकिन ये तो बुनियादी पार्टी थे, ये अपोजिशन थे, ये दूसरी बड़ी जमात थे, दूसरी बड़ी जमात, और पूरा मगरबी पाकिस्तान इनके पीछे था। और आप देखिए, यहां एयर मार्शल असगर खान और दूसरे लोग, तो उनकी तो बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। तो ये जो तारीख के हकायक हैं, कैसे नजरअंदाज करेंगे? और आप देखिए, आज सुकूत ढाका के हवाले से मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, हमने क्या सबक सीखा उसका, ये आपने ऐलान किया था ना पहले। जी जी, कल से कर रहा हूं। कल से कर रहे हैं। तो कुछ तो सबक सीखा दस्तूरी तौर पर, कुछ वैसे ही हमने अपने आप को एटमी ताकत बनाया, वो अपनी जगह। लेकिन 2 सबक और सीखे जो मैं आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जब ढाका, सुकूत ढाका हुआ, उस वक्त पाकिस्तान में शराब जो थी वो ममनू नहीं थी, 1971 तक। हाँ जी, अच्छा, 1900 के बाद में भी रही। शराब पी सकते थे आप, गैर कानूनी काम नहीं था ये। और दूसरा ये कि बद अखलाकी जो है, अगर औरत और मर्द अपनी रजामंदी से बद अखलाकी का इर्तिकाब करते हैं तो वो जुर्म नहीं था। अच्छा, एडल्ट्री और लिकर दोनों की इजाजत थी। इससे फिर जो मौका फायदा उठाया याहिया खान ने। अच्छा, और याहिया खान तो इस मामले में आप देखिए, अफवाज पाकिस्तान जो है उनके सालार थे वो, और उन्होंने जो कुछ किया है वो तो रिकॉर्ड है तारीख का। और मैं आपको अभी सुनाऊंगा पढ़ के, हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें से। और ये कमीशन जो था, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हमूदुर रहमान साहब, उनकी क़यादत में कायम हुआ था। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे शेख अनवारुल हक, वो शामिल थे। और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जस्टिस तुफैल अली अब्दुल रहमान, वो शामिल थे। अब इसके सामने जो गवाहियां आई हैं, और जो जनाब प्रेसिडेंट हाउस का
लेकिन अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम जो है फिर ये महमूदुर कमीशन की रिपोर्ट पे बात करते हैं। 04236368102 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, आपके सवालात भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। अलमिया मशरकी पाकिस्तान पर बात हो रही थी और शाम साहब बता रहे थे महमूदुर कमीशन रिपोर्ट के हवाले से ये जो याह्या खान साहब की रंगीनी थी उसकी वजह से फिर तहरीक चली शराब के खिलाफ और बद अखलाकी के खिलाफ। और जब सकूत ढाका के मौके पर लोगों ने लाहौर में और कराची में शराब खाने तोड़ दिए सारे। अजीब सी बात थी, पहले सब कुछ चल रहा था। हाँ सदर याह्या ने किया तो पता चला कि ये तो सदर साहब तो ये काम कर रहे थे और फिर आप हदूद ऑर्डिनेंस आया बाद में और उसमें ये बद अखलाकी जो है उसको जुर्म करार दिया गया। और अब भी हमारे बड़े मगरब ज़दा जो लिबरल हजरात हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है इससे, वावेला करते रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ अभी परवेज मुशर्रफ साहब ने कुछ लिबरलाइज करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए अच्छी तरह से। अब देखिए नहीं, कहीं कहीं जुब्बा और दस्तार को भी तकलीफ होती होगी। हाँ होती होगी, लेकिन वो जुब्बा दस्तार वाला मामला तो आपको मालूम होंगे, मैं तो उनके सिर्फ जुब्बे और दस्तार से वाकिफ हूं। देखिए वो कहते हैं, कमीशन कहता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कमीशन है, 3 चीफ जस्टिसों पर मुश्तमिल। वो कहते हैं याह्या खान जो है वो बेहद अयाशी की जिंदगी गुजारते थे और अपना ज्यादातर वक्त शराब नोशी और ख्वातीन के साथ सर्व करते थे। ये कमिश्नर महमूदुर कमीशन रिपोर्ट में जंग के नाजुक दिनों में, ये वो है कमीशन कह रहा है, फाइंडिंग है, इल्जाम नहीं है, इल्जाम नहीं है, ये फाइंडिंग है। ठीक है। जंग के नाजुक दिनों में जनरल ने अपना सदारती दफ्तर में जाना बंद कर दिया था, जाते नहीं थे वहां। और जनरल हेडक्वार्टर जो था GHQ वहां भी 2 या 3 दफा गए ऑपरेशन रूम में। बाकी सारा वक्त जो है वही शराब और शबाब और मशकूक शोहरत रखने वाली बहुत सी ख्वातीन के उनसे इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। ये जज साहब कह रहे हैं, वो फरमाते हैं इनमें चंद जो है बेगम शमीम KN हुसैन, IG पुलिस मशरकी पाकिस्तान की बीवी, जो IG की बीवी साहबा थी, बेगम ऑफ जूनागढ़, मैडम नूरजहां, मलका तरन्नुम, हाँ जी, अकलीम अख्तर जिन्हें जनरल रानी के नाम से जाना जाता था, और वो मामूली पुलिस अफसर हरा की बेगम थी, ये कमीशन कह रहा है। नाजली बेगम कराची के एक बिजनेसमैन की बेगम थी, मिसेस मंसूर हजरी, मिस जैनब मेजर जनरल लतीफ खान की साबका बीवी, मिस जैनब मलक सर खिजर हयात टवाना की साबका बीवी, अनवरा बेगम ढाके की एक सनतकार, मिसेस लिल्ली खान ढाके की, और लैला मुजम्मल वो भी ढाके की। मेजर जनरल मोहम्मद इसाक जो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे और बड़े जनाब पाबंदे सौमो सलात, बड़े पक्के नमाजी मेजर जनरल इसाक जो हैं वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि बयान दिया और केस इन ख्वातीन का, और लेफ्टिनेंट कमांडर खालिद वो ADC थे, इन ख्वातीन का ऐवान सदर में काफी आना जाना होता था और ये सदर के साथ खासा वक्त गुजारती थी, अक्सर ये सुबह के वक्त वापस जाती थी। ये तो कोई ऐसे लगता है जैसे कोई तारीख का कोई बहुत पुराना किरदार है। किसी फौजी अफसर ने, किसी जवान ने जो देख रहा था, ये नहीं कहा इनको गोली मार दे इस शख्स को, काश ऐसा कर लेता। नवंबर फरमाते हैं वो सदर ने उन्हीं दिनों लाहौर के गवर्नर हाउस में 2 या 3 दिन गुजारे। इस दौरान रोजाना मैडम नूरजहां उनको 2 या 3 मरतबा मिलने आती थी और हर रात 8 बजे भी आती थी, और ADC बता नहीं सका कि वो जाती किस वक्त थी क्योंकि 8:30 बजे उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती थी। अच्छा सुनिए, बेगम शमीम हुसैन जो KN हुसैन है वो सदर के मेहमान खाने में रिहाइश इख्तियार कर ली थी उन्होंने, ठीक है। ठीक है जी। उनकी आमद गहरी शाम को होती और सुबह सवेरे वापस जाती। कभी कभार सदर बेगम शमीम के साथ रात का खाना खाने के लिए निकल जाते और उनकी वापसी रात गए होती। 10 अप्रैल 1971 को जनरल याह्या खान शाम 7 बजे ये बेगम शमीम की रहायशगाह पर खाना खाने के लिए घर से बाहर निकल गए और अगली दोपहर 3:30 बजे तक वापसी नहीं हुई। और मशरकी पाकिस्तान में जंग जारी थी। उनके पर्सनल स्टाफ को बड़ी परेशानी हुई, लेकिन बहरहाल उनकी दुआएं मांगता रहा उनकी सेहत की। अच्छा,
गेट रजिस्टर के मुताबिक, अब गेट पे रजिस्टर अंदाज होता है, कभी कभार रात को एक नामालूम खातून भी आती थी सदर से मिलने, और कभी यह भी मालूम होता है रजिस्टर से कि बताए बगैर वो निकल जाते थे घर से। उस वक्त में ये बम धमाके वगैरह तो नहीं थे ना, तो सिक्योरिटी तो बड़ी थी, और अगली सुबह तक वापस नहीं आते थे। और चंद ख्वातीन की आमदोरफ्त जो है उसकी तफसीलात तो रावलपिंडी और कराची के ऐवान सदर के रजिस्टरों में महफूज हैं। ये लिखा उन्होंने, ये मौजूद हैं। कभी फिर उनको बताया गया कि बाद औकात एंट्री नहीं होती थी गेट पे, क्योंकि जो सदर साहब की गाड़ी जाती थी ना लेने के लिए मौजूद खातून को, तो फिर वो एंट्री नहीं होती थी, सिर्फ गाड़ी की आमदोरफ्त होती थी। अच्छा, अब उन्होंने पूछा जनरल यागा के मिलिट्री सेक्रेटरी से कि भाई आपने कभी तवज्जो दिलाई उनकी? उन्होंने कहा कि मैं तो उनको कुरान की आयतें पढ़ के सुनाता था, मेजर जनरल साख साहब ने फरमाया, और उनको बताता था सदर साहब अल्लाह ने शराब नोशी से मना किया है और आप जरा जनाब इस पे तवज्जो फरमाएं, लेकिन वो बात नहीं सुनते थे। अब उसके बाद सुनिए, एक जो एन रिजवी साहब थे डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, उन्होंने गवाही दी कि मैंने तो सदर साहब को रोकता था कि जनाब अगर जनाब तवज्जो करें, और फिर मैंने एक दिन तो ये कहा कि मैं आपकी बेगम साहबा से कहूंगा कि जब आप बाहर जाएं तो आपके साथ जाया करें, लेकिन सदर साहब ने कोई तवज्जो नहीं दी। अब वो ये कह रहे हैं कि मिसेस, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो ख्वातीन थी इन पर अराज को कहते हैं लोग जाहिया खान तो बड़े दयानतदार थे, बड़े जनाब पैसे की कोई हेरा फेरी नहीं की। अब सुनिए, ये जो मिसेस शमीम के.एन. हुसैन है और उनके मियाँ के.एन. हुसैन, एक को ऑस्ट्रेलिया में एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया, एक को स्विट्जरलैंड में मुकर्रर कर दिया, दोनों मियाँ बीवी को, एक को दुनिया के इस कोने में, एक को उस कोने में, उनको वहां मुकर्रर कर दिया। जो सेक्रेटरी खारजा थे सुल्तान मोहम्मद खान बरहूम, उन्होंने एतराफ किया कमीशन के सामने कि यह गैर मामूली बात थी, क्योंकि उनका फॉरेन ऑफिस से भी कोई ताल्लुक नहीं था, कोई ऐसा मामला भी नहीं था, मगर दोनों मियाँ बीवी को उन्होंने ये असाइनमेंट्स दे दी। बीवी फिर ज्यादातर यही रहती होगी। अच्छा, इसी तरह शमीम जो थी एक मोहतरमा, उनके वालिद थे मशरकी पाकिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, और वो उनसे इस्तीफा कर रहे थे याहिया खान। उन चीफ जस्टिस साहब को जो साबिक थे नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बना दिया, हालांकि उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा थी और उनको कोई तजर्बा नहीं था किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का। और याहिया खान जो हैं अक्सर अपने जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनको हुक्म देके कहते थे कि भाई फला खातून को ये मराद दे दो, फला खातून को ये मराद दे दो। और मैडम नूरजहां जो थी, जब टोक्यो में इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल में गई तो उनके लिए सफरी अखराजात फराम किए गए, फॉरेन एक्सचेंज उनको दिया गया और कहा गया कि भारी डेली अलाउंस उनको दिया जाए और उनके पूरे खानदान को सरकारी खर्चे पर टोक्यो ले जाएंगे। और उसके बाद पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे पिकिक कहते थे, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका भी किस्सा गैर मामूली है। उन्होंने जो नाजिली बेगम थी उसको टेक्सटाइल मिल के लिए कर्जा देने से इनकार कर दिया, सदर साहब ने उनको नौकरी से निकाल दिया। वाह। और उस पर पाबंदी लगा दी कि ये बैरून मुल्क भी नहीं जा सकता, कोई नौकरी नहीं कर सकता। साहब, मोहब्बत का तकाजा भी तो कोई चीज है। तो ये ऐवान सदर का वो ये कहता है कमीशन, ये माहौल था और शराब और ख्वातीन से पुर। और जनरल रानी जो थी उसका तो हाल ये था, वो रिश्वतें ले लेकर लोगों के काम करवाती थी, उनकी जाती जिंदगी से उनकी सरकारी जिंदगी मुतासर हो रही थी। और इसके बाद कई दफा जनरल याहिया के पर्सनल स्टाफ ने रोका उसको, जनरल रानी को, दाखिले में से ऐवान सदर में, लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह किसी न किसी तरीके से अपना रंग दिखा देती थी। तो ये उन्होंने जब पूछा, अब याहिया खान से पूछा कमीशन ने, क्यों भाई शहर के बच्चे ये कारोबार करता रहा, काबिल रश्क जिंदगी थी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तो मेरे फ्रेंड्स थे खानदानी। तो उन्होंने कहा ये मिसेस शमीम के हुसैन को आपने कैसे मुकर्रर किया? उनका वो भी खानदानी फ्रेंड थी, उनका मेरिट में तकर्रुर किया। तो उन्होंने कहा कि ये गेट रजिस्टर है, इसमें एंट्री लगी हुई है कि आपने 10 और 11 अप्रैल की रात जो है ये तो उन मोहतरमा के घर पे गुजारी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अब कोई जवाब नहीं था, चुप, सारी तुर्की तमाम हुई। कभी आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स मुमलकत का सरबरा बन जाए और जनरल बन जाए, कमांडर इन चीफ, और अयूब खान ने उसको नॉमिनेट किया हो? ये ब्रिगेडियर इनामुल हक से मैंने पूछा एक दिन, मैंने कहा ये इतने शराब नोशी करते थे,
तो उन्होंने कहते हैं मैंने कहा था अयूबा को मुझे कमांडर इन चीफ बना दो, ना बनाता। अच्छा शामी साहब, आज हम कहाँ खड़े? आज तो आपको बहुत बेहतर जगह खड़े हैं। हमारे सदर पे इल्जाम तो है आपको ना, कुछ छींक लगाता है ना, उसकी तस्वीर आ जाती है, जनाब ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ती। आप देखिए किस कदर माहौल था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का। तो अल्लाह का अज़ाब नाज़िल ना होता तो क्या होता। उसके बाद हमने फिर सकूत ढाका से ये सबक भी सीखा ना, तो शराब नोशी बंद, बदकारी बंद। शामी साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है और आपने जो उनकी ज़िंदगी की डिटेल्स बताई, बहुत से लोग तो शायद खुश होंगे, वो इस तरह की ज़िंदगी गुजारे होंगे, लेकिन उसके नतीजे में मुल्क टूट जाते हैं, ये एक अलग बात है। 04236368102 पर आप कॉल कर सकते हैं, आपके सवाल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। सिलसिला है सवालात का। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 63638102 पर। 042 हमारा कोड है। आपके सवालात हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं एक सवाल खुद करना चाहता हूँ। कल हम बात कर रहे थे शेख रशीद के हवाले से। मैं ये सोचा था कि शेख रशीद साहब की बैत जो है वो ऐसे लोगों ने कैसे कर ली जो कभी पूरी दुनिया को ललकारा करते थे। दिल्ली पे वो सब्ज़ परचम लहराते थे, अफ़गानिस्तान वो फतह कर लेते थे, सोवियत यूनियन, अमेरिका सब उनके मतलब यूँ समझिए कि आगे आगे लगे हुए थे। ये कल क्या हुआ, क्या तब्दीली क्या है? वो कभी गो अमेरिका गो की नारे लगाते हैं, कभी इंडिया को ललकारते हैं। तो कुछ तो बात होगी ना। अब शेख साहब से कुछ इंटरव्यू करना पड़ेगा कि बीच में की बात बताएं कि क्या गिद्दड़ सिंगी है उनके पास। अगर जो स्पेकुलेट तो किया जा सकता है, लेकिन फिर हमारे दूसरे दोस्त नाराज ना हो जाए। कौन, जो उनके साथ बैठे थे या जिन्होंने शेख रशीद साहब की बैत की पीछे थी? हैं। अच्छा लेकिन अब देखें 18 तारीख के जलसे में भी वो जा रहे हैं, बल्कि उसकी दावत दे रहे हैं। हाँ, वो तो दाई हैं उसके। और माशाल्लाह देखिए उनके ऐसा जलवा तो मैंने जिंदगी में देखा नहीं भाई, कि जैसे वो उलमाए कराम के नरगे में और वो सारे जनाब बैठे हुए चुपचाप और शेख साहब बाहर चहक रहे हैं। बड़ी दिल खुशी हुई माशाल्लाह। शेख साहब ने कहीं ना कहीं तो उनकी शेखी काम आई। अच्छा शामी साहब, फेसबुक पे बहुत से सवालात हैं और कई दिन से चूंकि मिस हो रहे थे, कम से कम एक हफ्ते से मिस हो रहे थे। तो एक हसन पाशा साहब लिखते हैं जी कि शामी साहब ये बताएं कि अगर हक्कानी साहब सच उगल दें तो क्या वो अमेरिका चले जाएंगे? ये तो उगलेंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी तो देखें ना, असल में हर शख्स ने अपने जहन में एक तस्वुर बना रखा है। एक जैसे अपना तस्वुर होता है ना, हर एक शख्स का अपना एक महबूब का तस्वुर होता है। उसी तरीके से अब तस्वुर है कि ये वारदात कैसे हुई है, क्या हुई है, नहीं हुई। तो अब इनका जो शौक है, मैं उसको तो कुछ कहना नहीं चाहता। अब इंतजार करें, देखें बिलाखिर क्या होता है। अच्छा शाम साहब, शमीम अहमद अंजुम साहब हैं, वो कह रहे हैं जी, उन्होंने आपकी गुफ्तगू के हवाले से बात किया कि बाबर अवान ने तो इशारा दे दिया है कि वापस नहीं आएंगे सदर आसिफ अली जरदारी। तो जब बाबर अवान जाने वो जाने। देखिए सदर साहब तो इस वक्त तो चले गए ना जी। इस वक्त तो वो गया है सांप निकल अब लकीर पीटा कर। अब तो वो बैठे हुए हैं। सदर भी रहेंगे और जब चाहे दुबई में रहेंगे, जब तक चाहे। आप उनका क्या कर सकते हैं, वहां से तो ला नहीं सकते उनको। लेकिन शाम साहब वो सदर है, मुल्क के मामलात चलाने हैं, उमूर सल्तनत है। मामला तो उन्होंने कायम मुकाम सदर मौजूद है, उन्होंने क्या चलाने। वो सदर साहब बैठे हुए हैं, वजीर आजम साहब बैठे हुए हैं, बस सिस्टम चल रहा है। अच्छा जब फेसबुक पे एक और सवाल है, ये पेज एमल, ये उन्होंने कोई अपना नाम रखा हुआ है। अच्छा, जी मुझे पढ़ने में कोई पेज एमल नाम है। अच्छा। तो वो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है पाकिस्तान की, वो खुद एक सतून है आईनी तौर पर, तो उसकी तरफ दो पार्टियां दौड़ी हुई हैं इस वक्त। और ख़ास तौर पर ये बताइए कि PMLN ने क्या ठीक किया है वहां जाकर? देखिए मुझे तो उससे इत्तफाक नहीं है, लेकिन भारत सुप्रीम कोर्ट में, मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में गए ना पाकिस्तान की, वो इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं चले गए ना। तो सुप्रीम कोर्ट को तो आईनी तौर पर यह इख्तियार हासिल है कि वो तनाज़ात में फैसला दे, वगरना जरूरत क्या है सुप्रीम कोर्ट की। भाई मेरा और आपका झगड़ा हो, सूबों का झगड़ा हो, मरकज का झगड़ा हो, मेरे हकूक यानी हो रहे हैं, मुतासर हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना पसंद हो किसी को या नापसंद हो, गए तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, तो फैसला होगा तो सबको मानना पड़ेगा ना। अच्छा बस शामी साहब, इसके जो पॉलिटिकल फॉलोआउट्स हैं वो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट, हर चीज होगी। लेकिन बहरहाल फिर देखिए, ये तो वो आपका जो कहते हैं ना क्या मुहावरा है
कि जो गाजरें खाएंगे उनके पेट में भी दर्द होगा। मुदस्सर साहब है आजाद कश्मीर से जी। अस्सलाम वालेकुम मुदस्सर साहब। वालेकुम सलाम। शामी साहब। हाँ जी हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब, हर कौमी अलमिया की तरह हमारा अलमिया ये है कि हम मशरकी पाकिस्तान के सानिया के जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सके। हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर कोई अमल दरामद न हो सका, आखिर क्यों? ये भुट्टो साहब की रूह जो है उनको बुलाएं आप और उनसे सवाल का जवाब लें, क्योंकि उन्होंने कमीशन कायम किया था, जब उसकी रिपोर्ट आई तो उस पर अमल क्यों नहीं किया। अच्छा शामी साहब, जावेद साहब हैं साहिवाल से हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है जी? आपकी दुआ है। हेलो। हाँ जी हुक्म करें, आप फरमाएं। सर बात ये है कि सर आज ये गैस तो बिल्कुल नहीं है, और दूसरा ये इलेक्शन के बारे में आप कह रहे हैं बाहर इमरान खान साहब किस इलेक्शन में आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? अगर आप वोट देंगे तो आ जाएंगे, और अगर सिर्फ नारे मारते रह जाएंगे तो नहीं आएंगे। जिसको वोट मिलेगा वो आ जाएगा भाई। शामी साहब मुझे लगता है आप सऊदी अरब में तो इलेक्शन लड़ लेना, आप वहां पे कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। बहुत कॉल्स आती हैं और हुसैन हाशमी साहब हमारे वहां साथ वहां पे मौजूद हैं। सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात की कुछ न कुछ इजाजत मिली है जी, जो यहाँ नहीं है। पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सकता, वहां कुछ न वहां कुछ पे हो सकता है। हुसैन हाशमी साहब जी सर। वैसे मैं एक बात और बताऊं आपको, जो सऊदी अरब की मजलिस शूरा है ना जी, उसके 50% से ज्यादा लोग PhD हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटियों से। वाह। हाँ जी, हमारे यहाँ बीए की सनद आप देख लीजिए, यहाँ बीए वाले जाली बैठे हैं। हुसैन हाशमी साहब जी। हुसैन हाशमी साहब, मैंने सवाल किया कि याहिया खान के बारे में सब कुछ बताया, तो सर भुट्टो के बारे में बताइए कि सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान में उनका क्या किरदार था? ये मैंने बता दिया है कि अगर वो तस्लीम कर लेते मुजीब की अक्सरियत तो ये मामला खराब ना होता, और उन्होंने क्योंकि नहीं मानी इसलिए फौजी कार्रवाई की हमायत की और नतीजा खराब हुआ। अच्छा शामी साहब, फेसबुक पे एक और क्वेश्चन है और इसी हवाले से आया है। वो कह रहे हैं कि तो फिर ये बताइए कि मुजीब का इसमें क्या किरदार था? मुजीब का किरदार ये था कि अगर मुजीब चाहता कि पाकिस्तान की उसने हुकूमत लेनी है तो ये मुतालबा करता। जब देखिए एक दफा असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ जी, और दूसरी जगह फिर उसने जब एहतजाज किया वो बुला लिया गया इजलास, वो उस इजलास में जाता। इजलास भी तो ढाका में हो रहा था ना, कोई लाहौर में तो नहीं हो रहा था। तो मुजीब भी प्रेशर में था, उसकी नीयत भी कुछ खराब थी और भुट्टो साहब की भी खराब थी। नतीजा आपने देखा फिर क्या हुआ। अच्छा शाम साहब, जो अभी आपने हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के जो इक़्तिबासात सुनाए, इतनी खतरनाक रिपोर्ट जो हमारी तारीख बता रही है, हमने छुपा के क्यों रखी हुई? अब आप देखिए कि ये जो मुशर्रफ साहब के दौर में ये इंडिया में छपी है, पहले अब अंदाजा रखा चोरी होके यहाँ इंडिया में पहुंची है, और अगर कोई फौजी हुकूमत ना होती तो वो जो वजीर आजम या वजीर आला होता उसी को इसी में टांग दिया जाता कि इसने अपने राज जो है इंडिया भिजवा दिए। तो आप ये भी तो तमाशा देखे ना, और फिर उसके बाद उन्होंने इजाजत दे दी कि छाप लो, और छप गई पाकिस्तान में। आज फर्ज करें आज ये रिपोर्ट पे अमल दरामद शुरू हो जाए तो मुमकिन है क्या होगा? आप कब्रों पे अमल दरामद करेंगे? आप तो सारे आराम फरमा रहे हैं बेचारे, अल्लाह के हुजूर पेश हैं, अपना हिसाब दे रहे हैं। देखिए एहतसाब कब्रिस्तान में नहीं होता, ये जिंदा लोगों का होता है, और आज हमें उन लोगों का एहतसाब करना चाहिए जो हमारे दरमियान मौजूद है। शाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते दोबारा आपसे जुमेरात को और जुमे को दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।